हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम एनडीए के पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स पर बेस्ड क्वेश्चंस आज हम लेकर आए हैं। 2016 एंड 2017 पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, इन अ सीरीज ऑफ 3 वनडे क्रिकेट मैचेस, 3 दिन के लिए वनडे क्रिकेट मैचेस चले हैं बिटवीन टीम ए एंड टीम बी के बीच में। द प्रोबेबिलिटी ऑफ टीम ए विनिंग और ड्रॉइंग आर, टीम ए के विनिंग की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1/3 है और टीम ए के ड्रॉ की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1/6 है। If a win, loss or draw gives 2, 0 or 1 point, a win gives 2 point, a loss gives 0 point, a draw gives 1 point, then what is the probability that team A will score 5 points in the series? टीम ए को कितने पॉइंट स्कोर करने हैं? 5 पॉइंट स्कोर करने हैं। 3 वनडे क्रिकेट मैचेस हैं। इसका मतलब क्या है? उसके पास 3 मैचेस की पॉसिबिलिटी है। मतलब 3 मैचेस हैं। अब उन 3 मैचेस में वो क्या क्या स्कोर करे, मतलब एग्जैक्टली क्या होना चाहिए कि उसके पास 5 पॉइंट इकट्ठे हो जाए। अगर मान लीजिए उसने तीनों मैचेस में विन लिया तो कितने पॉइंट हो जाएंगे? 6। तो हम ये नहीं ले सकते क्योंकि हमें तो 5 पॉइंट चाहिए। अगर वो एक भी मैच में हार गया और बाकी दोनों उसने ड्रॉ कर दिए तो क्या हो जाएगा? हमारे पास 2 पॉइंट आएंगे। ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर उसने सारे ड्रॉ किए, सारे अगर उसने ड्रॉ कर दिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 पॉइंट्स आएंगे। ये भी हमारे पास पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हमें चाहिए 5 पॉइंट्स। तो क्या कीजिए कि 2 हम क्या कर लेते हैं? विन कर लेते हैं और एक हम क्या कर लेते हैं? ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये 2, 2 और 1 कितना हो जाएगा? 5 पॉइंट्स। तो मतलब हमारे पास 2 विन होनी चाहिए और एक ड्रॉ होना चाहिए। लेकिन अभी भी क्या चांसेस हैं? क्योंकि 3 मैचेस है ना, तो हो सकता है हम पहला मैच विन करें, दूसरा ड्रॉ कर दें और तीसरा विन करें। हो सकता है हमारे पहले दोनों विन हो जाए, लास्ट वाला ड्रॉ हो जाए। हो सकता है हमारा फर्स्ट वाला ड्रॉ हो, लास्ट वाले दोनों विन हो। तो ये क्या होंगे? 3 चांसेस हो गए। ठीक है। अब विन के क्या चांसेस हैं? 1/3। अब हम इस वाले जो प्रोबेबिलिटी है, इसके कोरस्पॉन्डिंग, हर एक के कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ड्रॉ की हो जाएगी 1/6, विन की हो जाएगी 1/3, राइट। फिर इसमें ऐड हो जाएगा, यहाँ पर विन की हो जाएगी 1/3 सेकंड वाला, इंटू 1/3 इंटू ड्रॉ हो जाएगा 1/6, प्लस नीचे आ जाएगा 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/6। तो हमारे पास क्या आ गया? 3 टाइम्स 1/3 इंटू 1/6 इंटू 1/3, राइट। तो आंसर आ जाएगा 1/18। यहाँ पर आप डायरेक्टली परमुटेशन भी लगा सकते थे कि भाई आपको डब्ल्यू डब्ल्यू और ड्रॉ, विन विन और ड्रॉ को अरेंज करना है। तो कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है? 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, बिकॉज 2 की रिपीटेशन। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 तरीके से अरेंज किया जा सकता है। तो 3 तरीके से अरेंज किया जा सकता है और उन तीनों तरीकों में हर एक के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? मतलब ये कॉम्बो आने की क्या प्रोबेबिलिटी है कि विन विन ड्रॉ हो जाए? तो विन की क्या है? 1/3, विन की 1/3 और ड्रॉ की 1/6। तो हर एक की क्या हो जाएगी हमारे पास? 1/3, 3 9 6 54, हर एक की हो जाएगी 54, 1/54। ठीक है। तो ऐसे भी आप कर सकते थे। यहाँ से भी आपका 1/18 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120। ये क्या कह रहा है कि लेट द रैंडम वेरिएबल एक्स फॉलोज द बाइनोमियल, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी यूज की है, इसको फॉलो करता है। तो यहाँ पर एन हमारे पास आ जाएगा 6, मतलब प्लेसेस मान लीजिए कि एन है वो 6 है हमारे पास। इफ हमें बोला है कि 16 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 4 इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल्स टू 2, वट इज द वैल्यू ऑफ पी? तो पी की वैल्यू क्या है हमें ये बताना है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये क्या देगा हमारे पास? 6, क्योंकि एन की वैल्यू 6 दी है इन्होंने। 6c4 p रेज टू पावर 4 1 माइनस p रेज टू पावर 2 इंटू 16 किसके बराबर है? 6c2 p रेज टू पावर 2 1 माइनस p रेज टू पावर 4। ठीक है यहाँ तक। हाँ, 6c4 और 6c2 तो बराबर होते हैं। ये चीज हमने देखा था कि अगर नीचे वाले दोनों का सम जो है वो इसके बराबर आ रहा हो तो वो क्या हो जाते हैं? दोनों कॉम्बिनेशन में बराबर वैल्यू देते हैं। ठीक है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? 16p4 बचा, 1 माइनस p का होल स्क्वायर बचा और इधर p स्क्वायर 1 माइनस p की पावर 4 बचा। अब p जो है वो प्रोबेबिलिटी है ना, तो हम मान लेते हैं कि भैया 0 से 1 के बीच में है ना। तो ऐसा कोई सिचुएशन है कि ये हो ही नहीं सकता और ना कोई ऐसी सिचुएशन है कि कंफर्म है कि ये होगा ही। ठीक है ना, 0 है ना 1 है, 0 और 1 के बीच में है। तो इस केस में मैं p स्क्वायर से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर सकती हूँ, नॉन जीरो। ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 16p स्क्वायर 1 माइनस p का होल स्क्वायर किसके बराबर है? 1 माइनस p की पावर 4 के बराबर है। सिमिलरली मैं इसको 1 माइनस पी के होल स्क्वायर से भी डिवाइड कर सकते हो, बिकॉज पी 1 भी नहीं है तो ये भी क्वांटिटी नॉन जीरो है। तो हमारे पास बच जाएगा 16p स्क्वायर बराबर 1 माइनस पी की पावर। ठीक है। अब क्या कर सकते हैं? इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए बोथ साइड, तो हो जाएगा 4p किसके बराबर है? 1 माइनस पी के बराबर है। मैंने पॉजिटिव रूट्स ले लिया बिकॉज प्रोबेबिलिटी की यहाँ पर बात करेंगे पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। तो यहाँ से हमारे पास आ गया कि भाई 1 किसके बराबर है? 5p के बराबर है, यानी p हमारा किसके बराबर आ जाएगा? 1/5 के बराबर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118। इसमें बोला है अ कॉइन इज टोस्ट 3 टाइम्स, 3 बार टोस्ट किया गया है, मतलब 2 रेज टू पावर 3 आपका टोटल पॉसिबल आउटकम्स आ जाएंगे। सैंपल स्पेस में 8 एलिमेंट्स आ जाएंगे आपके पास। हेड 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 हो जाएगा, हेड हेड टेल हो जाएगा, देन आपके पास हेड टेल हेड हो जाएगा, फिर आपके पास टेल हेड हेड हो जाएगा, टेल 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 हो जाएगा, टेल टेल हेड हो जाएगा, टेल हेड टेल हो जाएगा और आपके पास हेड टेल टेल हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। इसमें बोला नो हेड अपीयर, एक भी हेड ना आए, तो इसका मतलब सारे के सारे टेल हैं, तो ये वाला बन जाएगा। इसने बोला एग्जैक्टली 1 हेड अपीयर, एग्जैक्टली एक हेड आना चाहिए, इसका मतलब आपके पास टेल टेल हेड आ जाएगा, टेल हेड टेल आ जाएगा और हेड टेल टेल आ जाएगा। ठीक है। इसमें बोला एटलीस्ट 2 हेड अपीयर, 2 या 3,
दोनों वाले आएंगे ना इसमें, 2 वाले भी आएंगे, 3 वाले भी आएंगे, यानी हेड 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 आ जाएगा, हेड हेड टेल आ जाएगा, हेड टेल हेड आ जाएगा, और टेल हेड हेड आ जाएगा। सही बात है। अब नीचे हमारे पास बोला है कुछ रिलेशन दिया है इनमें और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला बोल रहा है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इज इक्वल टू बी यूनियन सी। तो इसको अगर मैं इकट्ठा करके लिखूँ तो ये क्या बन जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बन जाएगा, सॉरी ये क्या बन जाएगा, ए यूनियन सॉरी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बन जाएगा। सही बात है। तो बी इंटरसेक्शन सी क्या आ रहा है हमारे पास, बी इंटरसेक्शन सी क्या आएगा आपके पास, एम्प्टी आएगा। तो ए के साथ यूनियन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब बी यूनियन सी अगर हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा पूरा का पूरा सैंपल स्पेस आ जाएगा जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट नहीं होगा, टेल 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 वाला, तीनों टेल वाला एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है। तो ये जो हमारा राइट हैंड साइड है क्या वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो हमारा फर्स्ट वाली जो रिलेशन दिया है वो नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमें दिया है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। तो बेसिकली हमें दिया है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। राइट। अब बी इंटरसेक्शन सी क्या था, एम्प्टी था, उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, स्पेस हो जाएगा, और इसका इंटरसेक्शन ए के साथ लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है। अब इधर बात कर लेते हैं, ये हमें दिया है बी का कॉम्प्लीमेंट है यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट है, तो बी हमारे पास आ जाएगा इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट, बी इंटरसेक्शन सी एम्प्टी है, तो ये पूरा का पूरा सैंपल स्पेस आ रहा है, यहाँ पर सिर्फ ए आ रहा है, तो ये भी बराबर नहीं है, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा। अब थर्ड की तरफ चलते, थर्ड वाले में क्या बोला इन्होंने, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। तो लेफ्ट हैंड साइड तो यही है, लेफ्ट हैंड साइड तो ए ही आ जाएगा। ठीक है। राइट हैंड साइड देख लेते, राइट हैंड साइड में बोल रहा है कि ए यूनियन बी यूनियन सी आ गया। अब ए यूनियन बी यूनियन सी कर दिया तो पूरा सैंपल स्पेस बन गया, राइट। लेकिन यहाँ पे हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सिर्फ क्या दे रहा है, ए दे रहा है, जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। अब डी की तरफ बढ़ते हैं। डी में हमें बोला ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये तो दोनों बराबर ही हैं, तो ये तो ए आया हमारा। अब इसको देख लेते हैं, ये क्या आएगा, यहाँ पर हमारे पास आ रहा है बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है, यानी कि बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। बी यूनियन सी में कितने एलिमेंट आ जाएंगे, हमारे टोटल 7 एलिमेंट आ जाएंगे, और उसका कॉम्प्लीमेंट में सिर्फ ये एक एलिमेंट बचेगा, टी टी टी। तो हमारा क्या आ रहा है, इसका कॉम्प्लीमेंट ए ही आ रहा है, और यहाँ पर भी ए ही है, तो ये बराबर है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। ये सारे आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड खुद से लिखकर देखिएगा कि कौन कौन से सेट बन रहे हैं, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113। ये क्या कह रहा है कि मशीन हैज 3 पार्ट्स, एक मशीन के 3 पार्ट हैं ए बी एंड सी, हुज चांसेस ऑफ बीइंग डिफेक्टिव आर। ये ए बी और सी पार्ट के डिफेक्टिव होने के चांसेस कितने हैं, इसके 0.02 हैं, इसके 0.10 हैं, और इसके 0.05 है। द मशीन स्टॉप्स वर्किंग इफ, मशीन काम करना बंद कर देगी अगर इनमें से एक भी पार्ट डिफेक्टिव हो गया, मतलब अगर ए डिफेक्टिव हो गया, बी और सी सही से काम कर रहे तब भी मशीन काम नहीं करेगी। ठीक है। तो अगर एक भी डिफेक्टिव हो गया तो मशीन काम नहीं कर पाएगी। हमें पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मशीन विल नॉट स्टॉप वर्किंग। हमें बताना है कि क्या चांसेस हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि मशीन काम करना बंद ना करे। ठीक है, बंद ना करे। तो काम करना कब बंद कर देगी, जब इसमें से एक भी डिफेक्टिव हो गया। अब वो काम करना बंद नहीं कर रही है, मतलब सारे के सारे सही सलामत है, सारे के सारे सही सलामत है, मतलब सारे फाइन है। अब फाइन होने की क्या प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, डिफेक्टिव की 0.02 है, तो फाइन होना मतलब 1 माइनस 0.2 हो जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा 0.98, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0.9, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0.95। ठीक है। तो नोट स्टॉप वर्किंग क्या आ जाएगा आपका 0.98 इंटू 0.9 इंटू 0.95। आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आएगा 0.84। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112। इसमें बोला है फॉर 2 इवेंट्स ए एंड बी इट इज गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 3/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दी है हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दी है हमें, कितनी दी है, 3/10 दी है हमें। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दी है, इसका मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये किसके बराबर दिया है, 2/3 के बराबर दिया है। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकल जाएगी, बिल्कुल निकल जाएगी, 2/3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यानी 3/10। तो ये आ गई हमारी 2/10। सही बात है। फिर हमें बोला है कि इफ दिस रिप्रेजेंट the complement of event A and this represent the complement of event B, then what is the probability of A complement provided B complement। ठीक है। तो क्या हो जाएगी, probability of A complement intersection B complement by probability of B complement। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 3/10 यानी कि 7/10 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा हमारे पास, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होगा। राइट। ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकाल सकते हैं, बिल्कुल। कैसे निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। ठीक है, ये वाली जो क्वांटिटी है। तो ये है 3/5, ये है हमारे पास 3/10 और ये है हमारे पास 2/10। तो एलसीएम 10 आ जाएगा, यहाँ से 5 2 3 2 6 प्लस 3 माइनस 2 यानी 6 3 9 में से 2 गए 7, 7/10। और यहाँ पर क्या करना है, 1 माइनस 7/10 यानी कि आपकी जो ऊपर वाली थी ये प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई आपकी, 3/10। ऊपर कितनी आई, 3/10,
और नीचे कितना है हमारे पास 7/10। ठीक है, तो क्या आ गई आपकी प्रोबेबिलिटी 3/7, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114। ये क्या कह रहा है, 3 इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। इंडिपेंडेंट है मतलब अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 A2 निकालनी है तो वो क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 निकालनी है तो वो क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A। ठीक है, इस तरह से बात की गई है। 3 इवेंट्स दिए हैं A1 A2 और A3, और इनकी प्रोबेबिलिटी होने की क्या है हमारे पास की, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 हमें दी है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 हमें दी है 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 हमें दी है 1/4। ठीक है, यहाँ तक हमें पूछा क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ द 3 इवेंट अक्कर। क्या प्रोबेबिलिटी है कि इनमें से एटलीस्ट वन तो हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें एटलीस्ट वन हो, एटलीस्ट टू हो और एटलीस्ट तीनों हो जाए। एटलीस्ट वन हो, वन होने वाले, टू, दो इवेंट हुए वो वाले, तीन इवेंट, तीनों इवेंट हो जाए वो वाले, आप सबको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम वो निकाल लेते हैं कि तीनों इवेंट्स नहीं हुए, मतलब हम क्या निकाल लेते हैं, हम जीरो की निकाल लेते हैं, और जीरो की निकाल के हम उसका कॉम्प्लीमेंट कर देंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो इवेंट अक्कर। हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन इवेंट अक्कर आ जाएगा। सही बात है कि नहीं। देखो हमें निकालना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि इनमें से एटलीस्ट एक इवेंट तो हुआ हो। तो ये निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक इवेंट हुआ हो, दो इवेंट हुआ हो, तीन इवेंट हुआ हो, इन सब का निकालना पड़ेगा। हम क्या कर लेते हैं, हमें कम काम करना पड़े इसलिए हम क्या कर लेते हैं कि एक भी इवेंट नहीं हुआ ये निकाल लेते हैं। यहां पर जो पूछा है वो किसके बराबर है, 1 + 2 + 3 करना है। उसके लिए हम क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं कि जीरो क्या है। तो हम क्या करें, 1 माइनस पी ऑफ जीरो कर देंगे तो यही आ जाएगा ना, यही तो बचे इसके कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, तो यही निकाल लेते हैं कि एक भी इवेंट नहीं हुआ, इसके क्या चांसेस है, यानी कि A1 भी नहीं हुआ, A2 भी नहीं हुआ और A3 भी नहीं हुआ। तो ये आ जाएगा A1 का कॉम्प्लीमेंट 1 - 1/2 करके लिखना है, 1/2 आ जाएगा, 1 - 1/3 2/3 आ जाएगा, 1 - 1/4 3/4 आ जाएगा। तो हमारे पास आ गया 1/4। एक भी नहीं हुआ, कितना आ गया 1/4, 1 - 1/4 यानी 3/4 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी हमारी कि एटलीस्ट वन ऑफ द 3 इवेंट अक्कर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111 क्या कह रहा है कि अ मेडिसिन इज नोन टू बी 75% इफेक्टिव टू क्योर अ पेशेंट। एक मेडिसिन जानी जाती है कि वो 75% इफेक्टिव है, मतलब वो 75% चांसेस हैं कि वो पेशेंट को ठीक कर देती है। यानी कि अगर वो 4 लोगों को दी जा रही है तो 3 लोग ठीक हो जा रहे हैं, यानी 3/4 आप बोल सकते हो चांसेस है उसके ठीक होने के पेशेंट के दवाई लेने के बाद। इफ द मेडिसिन इज गिवन टू 5 पेशेंट, अगर वो मेडिसिन 5 लोगों को दी गई है, 5 पेशेंट्स को दी गई है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन पेशेंट इज क्योर्ड बाय दिस मेडिसिन। वो क्या बोल रहा है कि क्या चांसेस है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि एटलीस्ट एक पेशेंट तो ठीक हो गया होगा वो मेडिसिन लेने के बाद। तो टोटल कितने पेशेंट है, 5 पेशेंट हैं। अब एक एटलीस्ट एक पेशेंट क्योर हो गया हो तो एक क्योर हुआ वो गिनना पड़ेगा, 2 क्योर हुए वो भी गिनना पड़ेगा, 3 क्योर हुए वो भी गिनना पड़ेगा, 4 क्योर हुए वो भी गिनना पड़ेगा और 5 क्योर हुए वो भी गिनना पड़ेगा। ये सब करना पड़ेगा, इसकी निकालोगे, इसकी निकालोगे, इसकी निकालोगे, फिर उनको ऐड करोगे तब आएगा। ठीक है, हम क्या कर लेते हैं, हम जीरो वाला निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे, जीरो वाला निकालेंगे कि एक भी पेशेंट क्योर नहीं हुआ, ये मेडिसिन लेने के बाद एक भी पेशेंट क्योर नहीं हुआ पांचों में से। और फिर क्या करेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो पेशेंट क्योर कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एटलीस्ट वन पेशेंट क्योर की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। हाँ कि ना, बिल्कुल। क्यों, क्योंकि जीरो का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ क्या निकालेंगे, जीरो के कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी ऐसा करने से, और जीरो का कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये सारे आ जाएंगे जीरो के कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, तो अब क्या करना है कि एक भी पेशेंट क्योर नहीं हुआ इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, ये क्या थी, प्रोबेबिलिटी की क्योर कर देगी तो क्योर नहीं करेगी कि क्या आ जाएगी हमारे पास, कि वो इफेक्टिव ना हो, डिफेक्टिव निकल जाए, क्योर ना कर पाए। तो या फिर आप बोल सकते हो डिजीज पेशेंट की क्या हो जाएगी, 1/4 चांसेस हो जाएंगे। सही बात है, इसका कॉम्प्लीमेंट। अब कितने पेशेंट है, 5, और पांचों के पांचों क्योर नहीं हुए क्योंकि हम जीरो लेकर चल रहे हैं ना, एक भी क्योर नहीं हुआ। तो पहले वाले के 1/4, दूसरे वाले के 1/4, 1/4, ऐसे कितना 5 बार करना पड़ेगा। सही बात है कि नहीं, क्योंकि 5 पेशेंट है, पांचों में से एक भी क्योर नहीं हुआ। तो ये हो जाएगा 1/4 की पावर 5, और 1 में से माइनस करना पड़ेगा। तो काम बन जाएगा, आ गई हमारी प्रोबेबिलिटी कि एटलीस्ट एक पेशेंट क्योर हो गया होगा। तो मुझे सिर्फ इतना बता दो कि 4 की पावर 5, मतलब 4 × 4 × 4 5 टाइम्स करेंगे तो क्या आएगा। तो ये बन जाता है हमारा 1024, बेसिकली 2 की पावर 10 बन जाएगा। ठीक है, तो 1 - 1/1024 क्या हो जाएगा, 1023/1024, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको ये पूरा कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं थी। एक चीज ध्यान रखिएगा, नीचे तो सब में 1024 ही है। ठीक है, और ये बोल रहा है कि एटलीस्ट वन पेशेंट क्योर हो रहा हो, एटलीस्ट वन पेशेंट क्योर हो रहा हो। तो इसमें सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी काउंट नहीं होगी, बाकी सारी पॉसिबिलिटी तो काउंट हो ही जाएंगी। कौन सी पॉसिबिलिटी काउंट नहीं होगी, कि एक भी पेशेंट क्योर नहीं हुआ, क्योंकि इसमें 1 पेशेंट क्योर वाली भी काउंट होगी, 2 वाली भी काउंट होगी, 3 वाली भी, 4 वाली भी, 5 वाली भी। सिर्फ एक ही केस काउंट नहीं हुआ, कौन सी वाली, जिसमें एक भी पेशेंट क्योर नहीं हुआ। तो ऊपर वाले और नीचे वाले में डिफरेंस सिर्फ एक का ही आएगा।
ठीक है, तो वहां से भी आप अंदाजा लगा के कर सकते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116। इसमें बोला है कि अ रैंडम सैंपल ऑफ 20 पीपल इज क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग टेबल। 20 लोगों का सैंपल लिया गया है और इसमें क्लासीफाई किया गया, हमें बताना है मीन एज क्या होगी। तो हम बीच में पहले मिड पॉइंट निकाल लेते हैं, तो इसका 20 आ जाएगा, इसका 30 आ जाएगा, इसका 40 आ जाएगा, इसका 50 आ जाएगा और इसका 60 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 40 आ जाएगा, ये 120 आ जाएगा, ये 240 आ जाएगा, ये 250 आ जाएगा, ये 180 आ जाएगा। ठीक है, और ये बन जाएगा 40 160, ये हो गया हमारे पास 200 400, ये हो गया हमारे पास 650, ये हो गया हमारे पास 830, राइट। ठीक है, और इसको किससे डिवाइड करना है, फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करना है, यानी कि 20 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास मीन आ जाएगा, कितना आ गया 41.5। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105। इसमें बोला है कि 3 कैंडिडेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन। 3 कैंडिडेट्स बिठाए गए हैं जो कि एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ओड्स इन फेवर ऑफ द करेक्ट आंसर आर। अब ओड्स का क्या मतलब होता है, तो जब ओड्स लिख के दिया होता है तो इसका मतलब ये है कि 5 बार वो विन हुई उसकी और 2 टाइम्स उसने लूज किया है। मतलब वो 5 बार ऐसा हुआ कि वो सॉल्व कर देगा और 2 बार ऐसा हुआ कि वो सॉल्व नहीं कर पाया। तो टोटल कितने में से, तो ये 7 में से, इनका सम करके। तो अगर आपसे ओड्स देके और पूछ ले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ विन या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन इन दिस क्वेश्चन, क्या आ जाएगा आपके पास 5/7 आ जाएगा, और नहीं कर पाएगा सॉल्व, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 2/7 आ जाएगी। सिमिलरली जो हमारा सेकंड कैंडिडेट है उसके लिए इन्होंने दिया है 4:3, यानी कि वो सॉल्व कर पाएगा, इसकी हो जाएगी 4/7, और नहीं कर पाएगा ये हो जाएगी 3/7। ठीक है, थर्ड कैंडिडेट की इन्होंने दिया है 3:4, यानी सॉल्व कर पाएगा ये हो जाएगी 3/7 और सॉल्व नहीं कर पाएगा ये हो जाएगी 4/7। ठीक है, यहाँ पर सक्सेस, यहाँ पर फेलियर, सक्सेस फेलियर, सक्सेस फेलियर, कैंडिडेट 1। ठीक है, हमें पूछा क्या, हमें पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 2 ऑफ देम सॉल्व द क्वेश्चन करेक्टली, कि एटलीस्ट उनमें से 2 तो उसको करेक्टली सॉल्व कर देंगे। तो हमें इसमें से कौन कौन से काउंट होंगे, एटलीस्ट 2 सॉल्व करके, मतलब ए बी सक्सेस हो जाए, सी फेलियर हो जाए, या फिर ए सी सक्सेस हो जाए, बी फेलियर हो जाए, या फिर कौन सा बच गया, ए फेल कर जाए और बी और सी सक्सेस मिल जाए, या फिर तीनों को सक्सेस मिल जाए। ये सब हमें क्या करनी पड़ेंगी, ऐड करनी पड़ेंगी। तो ये बताओ, ए सक्सेस हो जाए मतलब कि उसके पास कितनी हो जाएगी 5/7 है इसकी प्रोबेबिलिटी, बी के सक्सेस होने की 4/7 है, सी के फेल होने की 4/7 है, तो 4 चुक 16 पंजे 80 हो जाएगा 80/343। ठीक है, 749। ठीक है, सेकंड वाला बताओ, ए सक्सेस यानी 5/7, सी सक्सेस यानी 3/7, बी फेल हो गया यानी कि 3/7। ठीक है, तो 5 × 15 = 45, 45/343 हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास ए फेल हो गया है यानी कि 2/7, बी सक्सेसफुल है यानी 4/7, सी भी सक्सेस मिल गई उसको यानी 3/7, 4 दूनी 8 दिए 24, 343, तीनों सक्सेस हो गए यानी 5/7, 4/7, 3/7, तो 60/343 हो गया। तो ये आ गया हमारे पास 80 + 45 + 24 + 60। तो आपकी यूनिट प्लेस देख लेता है, 5 और 4 9 आ रहा है। उसके बाद हमारे पास 8 और 4 12 16 और ये आ जाएगा 22, 16, 8 और 4 12 और 14 और 6 20, 209। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन है 104। इसमें बोला है कि स्टूडेंट अपीयर्स फॉर टेस्ट। ठीक है, एक स्टूडेंट ने अपीयर किया 3 टेस्ट में, टेस्ट 1 2 एंड 3। स्टूडेंट को सक्सेसफुल कंसीडर किया जाएगा अगर वो पास कर दे 1 2 में, या फिर 1 3 में पास हो जाए, या फिर वो तीनों में पास हो जाए। इन तीनों ही केसेस में वो क्या होगा, सक्सेसफुल माना जाएगा। तो अगर आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पूछ ले तो आपको ये प्रोबेबिलिटी प्लस ये प्रोबेबिलिटी प्लस ये प्रोबेबिलिटी करना पड़ेगा। क्लियर है बात। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये क्या आ जाएगा, 1 में उसको सक्सेस मिले तो m हो गया, यहाँ पर लिखा है टेस्ट 1 2 और 3 में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी दी गई है, पासिंग की प्रोबेबिलिटी दी गई है, ये m हो गया। 2 में n हो गया, 2 में ही पास हुआ है, तीसरे में फेल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ये मत भूलना। प्लस यहाँ पर क्या हो गया, फर्स्ट में पास हुआ यानी m, सेकंड में फेल हो गया यानी 1 - n, थर्ड में पास हो गया यानी 1/2, प्लस फर्स्ट में पास हो गया, सेकंड में भी पास हो गया और थर्ड में भी पास हो गया। ठीक है, और ये किसके बराबर दी, इन्होंने प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट टू बी सक्सेसफुल इज 1/2, ये किसके बराबर दिया 1/2 के बराबर दी। यहाँ से देखो mn/2 है, ये भी mn/2 है, तो ये mn हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आ गया हमारे पास m/2 माइनस mn/2 किसके बराबर है 1/2, mn माइनस mn/2 तो mn/2 हो गया, प्लस m/2 हो गया किसके बराबर है 1/2 के बराबर है। तो 2 2 यहाँ से एलसीएम आ जाएगा, तो हमारे पास ऊपर आ जाएगा m कॉमन, n+1 किसके बराबर आ जाएगा 1 के बराबर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इस चीज को अगर हम देखें तो हमारे पास क्या हो रहा है कि बंदे को फर्स्ट वाले टेस्ट में तो
सक्सेसफुल होना ही पड़ेगा, उसमें तो पास होना ही पड़ेगा। और उसको सेकंड और थर्ड में से भी एक में पास होना पड़ेगा, सेकंड और थर्ड में से एक में पास होना पड़ेगा। सो आपके पास 1 × प्रोबेबिलिटी इसके यूनियन की, ठीक है। तो यहां से 1 की प्रोबेबिलिटी क्या है आपके पास, m है, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड यूनियन थर्ड, मतलब सेकंड में पास हो जाए या थर्ड में पास हो जाए। सेकंड में पास होने की n थी, थर्ड में पास होने की हमारे पास, सॉरी प्लस में आएगा ना, यूनियन करते तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 होगा, 1/2 थी, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इंटरसेक्शन थर्ड होगा, राइट। क्या होगी वहां पे, 2 इंटरसेक्शन 3 की मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो ये आ जाएगी हमारे पास n/2, n-n/2 n/2 प्लस 1/2, यहाँ पर m आ जाएगा, तो यही आ गई। क्लियर है, ये किसके बराबर दिया है, 1/2 के बराबर दिया है, तो आ जाएगा m × n + 1 = 1। तो ऐसे भी आप इसको देख सकते थे। आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन है 102। इसमें बोला है कि देयर इज 25% चांसेस दैट इट रेन्स ऑन एनी पर्टिकुलर डे। एक पर्टिकुलर दिन पर बारिश होने के कितने चांसेस दिए इन्होंने, 25% चांसेस है, यानी कि 1/4 प्रोबेबिलिटी है बारिश होने के। तो बारिश ना होने के, नॉट बारिश ना होने की क्या हो जाएगी हमारे पास, 3/4 हो जाएगी। हमें पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज एटलीस्ट 1 रेनी डे विद इन अ पीरियड ऑफ 7 डेज। 7 दिन के भीतर एटलीस्ट एक दिन तो बारिश हो जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो एक दिन बारिश हुई वो भी काउंट करोगे, 2 दिन हुई वो भी काउंट करोगे, 3 दिन हुई वो भी काउंट करोगे, तो बहुत ज्यादा काउंट करना पड़ रहा है हमें, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इसमें एटलीस्ट 1 बोला है ना, तो ज्यादातर यही होता है कि आप एक भी दिन ना हो वो निकाल लो, तो उसका कॉम्प्लीमेंट करते ही आपके पास एटलीस्ट 1 डे की आ जाएगी, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं भाई, एक भी दिन बारिश नहीं हुई, 7 दिन में से एक भी दिन बारिश नहीं हुई, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है वो निकाल लो। तो 3/4, पहले दिन बारिश ना हुई, दूसरे दिन भी ना हुई, तीसरे दिन भी ना हुई, 5वें दिन भी ना हुई, 7वें दिन भी ना हुई। ऐसे करके हमें कितनी बार करना पड़ेगा, 7 बार करना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या हो गई कि भाई 7 दिन बारिश नहीं हुई, हमें किसकी निकालनी थी, हमें निकालनी थी भाई एटलीस्ट एक दिन तो बारिश हो जाए, तो इसका क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103। इसमें पूछा है सेल्समैन हैज 70% चांसेस टू सेल अ प्रोडक्ट टू एनी कस्टमर। एक सेल्समैन के 70% चांस है कि वो अपना प्रोडक्ट कस्टमर को बेच देता है, और इसने बोला कि ये इंडिपेंडेंट है, मतलब जो कस्टमर्स आ रहे हैं उनका जो बिहेवियर है वो एक दूसरे का इंडिपेंडेंट है, वो एक दूसरे से बातचीत करके नहीं आ रहे कि भाई तू नहीं लेगा तो मैं भी नहीं लूंगी, ठीक है, ऐसा बिहेवियर नहीं है। इफ 2 कस्टमर्स ए एंड बी एंटर, अगर 2 कस्टमर्स आए हैं ए और बी, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि सेल्समैन प्रोडक्ट बेच देगा, ए को बेचे चाहे बी को बेचे, ए और बी में से किसी को प्रोडक्ट बेच देगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी कि वो ए को सेल कर दे या फिर बी को सेल कर दे, ये निकालना है आपको। तो ऐसा नहीं लिख सकते, ऐसा लिखेंगे, देखो ए या बी में से किसी को बेच दे, तो हो सकता है उसने ए को बेचा हो, बी को ना बेच पाया, हो सकता है उसने बी को बेचा हो और ए को ना बेच पाया, और हो सकता है उसने दोनों को बेच दिया हो, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले उसने ए को बेच दिया, यानी 70% चांसेस है ना बेचने के, तो 0.7 हो जाएगा। और बी को नहीं बेच पाया, बी को बेच दिया, ए को नहीं बेच पाया, और दोनों को बेच दिया, ऐसा कर सकते हो। या फिर क्या कर सकते हो, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इन सब का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा कि दोनों को नहीं बेच पाया, ठीक है। तो ए को भी नहीं बेच पाया, बी को भी नहीं बेच पाया, तो ये हो जाएगा 0.3 इंटू 0.3, यानी 0.9 हो जाएगा, 09 0.09 हो जाएगा। और इसका कॉम्प्लीमेंट हमें क्या दे देगा, इसकी प्रोबेबिलिटी दे देगा, तो कितना आ जाएगा 0.91। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से आप निकालोगे तो भी आपका यही आएगा 0.21 0.21 0.49, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 10 11 4 2 6 2 8 और 1 9, 0.91 ही आएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101। इसमें बोला है कि स्पेशल डाइस विद नंबर्स 1 -1 2 -2 0 एंड 3 इज थ्रोन थ्राइस। 3 बार डाइस को रोल किया है, ठीक है। तो 3 प्लेसेस है हमारे पास, 3 बार डाइस को रोल करते हैं तो हमारा टोटल सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट हो जाते हैं, 216 एलिमेंट हो जाते हैं, राइट, 6⁻3। हमें पूछा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो हमारा फेस आ रहे हैं ऊपर वाले उनका सम 0 बन जाए। तो सबसे पहले हम इसमें ढूंढते हैं कि सम 0 कब कब बन सकता है। तो 1 1 इस पर -2 आ जाए तो 0 बन जाएगा, -1 और इस पर 2 आ जाए तो 0 बन जाएगा, तीनों पर 0 आ जाए तब भी बन जाएगा। और क्या चांसेस है, 1 2 -1 -2 और 3 आ जाए तब भी बन जाएगा। और क्या चांसेस है, 1 -1 0 आ जाए तब भी बन जाएगा, 2 -2 0 आ जाए तब भी बन जाएगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, ये तो हमने एक चीज रखी, इसी के साथ दूसरा क्या हो सकती है अरेंजमेंट, -2 1 1 हो सकती है। और क्या अरेंजमेंट हो सकती है, 1 -2 1 हो सकती है, ठीक है। ऐसे करके इसकी 3 अरेंजमेंट्स आ गई। अब इसमें क्या अरेंजमेंट हो सकती है, इसमें भी देखोगे आप तो इसमें भी 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, बिकॉज -1 रिपीट हो रहा है यहाँ पर, यानी 3 आ जाएंगे। इसमें एक ही है, इसमें क्या अरेंजमेंट हो सकती है, और इसमें आ जाएंगे आपकी 3 फैक्टोरियल अरेंजमेंट आ जाएंगी, यानी 6।
इसमें भी तीनों डिस्टिंक्ट हैं तो 3 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स आ जाएंगे 6। इसमें आपकी तीनों डिस्टिंक्ट है तो 3 फैक्टोरियल यानी 6 अरेंजमेंट्स आ जाएंगे। तो 6 6 12 6 18, 18 और 6 24 और एक 25 यानी 25/216 आ जाएगी आपकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और फेवरेबल आउटकम्स का अगर सेट पूछा तो उसकी कार्डिनलिटी कितनी आ रही है, 25 आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119, इसमें पूछा है कि लेट ए एंड बी आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ए और बी जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, मतलब अगर ए हुआ तो बी नहीं हो सकता और बी हुआ तो ए नहीं हो सकता, ऐसा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें 1/3 दी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें 1/4 दी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी, वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये किसके बराबर हो जाता है, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के बराबर हो जाता है, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हो जाएगा। अब ये बता दो क्या आएगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए, ये आ जाएगा आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर, यानी कि 1/3 प्लस 1/4 बोले तो हमारे पास आ जाएगा 7/12। इसकी वैल्यू आ गई 7/12, तो 1 माइनस 7/12 इज 5/12। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है 115। इसमें बोला है स्टेटमेंट्स दिए हैं और हमें बताना है कि कौन सी करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट कह रही है कि 2 इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ द अकरेंस ऑफ 1 इवेंट प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ द अदर इवेंट। मतलब अगर एक हो जाए तो दूसरा नहीं हो सकता और दूसरा हो जाए तो पहला नहीं हो सकता। अब मैंने कॉइन टॉस किया तो हेड आ गया तो टेल नहीं आ सकता, और टेल आ गया तो हेड नहीं आ सकता। मैंने डाइस रोल किया 2 आ गया तो 4 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। ठीक है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, एक डाइस रोल करने पर 2 और 4 आना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, एक आ गया तो दूसरा इवेंट नहीं हो सकता। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट लिखी हुई है। सेकंड स्टेटमेंट कह रही है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द यूनियन ऑफ टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट इज द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी। तो यूनियन की अगर हम बात कर ले तो जनरली होता क्या है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। अब हम कह रहे हैं कि दोनों इवेंट्स के साथ होने की कोई प्रोबेबिलिटी है नहीं, दोनों इवेंट साथ हो ही नहीं सकते, तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0। जिस केस में होने के चांसेस हैं ही नहीं तो वो वहां क्या हो जाती है, प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है। तो इसलिए यूनियन की जो प्रोबेबिलिटी है वो इन दोनों के सम के बराबर हो जाती है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट लिखी हुई है, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। इंडिपेंडेंट इवेंट्स में वही क्या होता है, इंडिपेंडेंट है इवेंट्स दोनों एक दूसरे के, तो उस केस में आपकी जो प्रोबेबिलिटी है ए इंटरसेक्शन बी की वो क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होती है। ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट में और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में डिफरेंस समझ आया। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट इंडिपेंडेंट हो भी सकते हैं और डिपेंडेंट भी हो सकते हैं। मतलब कि हम यहाँ पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में मान के चलते हैं कि भाई एक की प्रोबेबिलिटी तो 0 होनी पड़ेगी, ऐसा। अगर दोनों नॉन जीरो हैं तो वो दोनों एक साथ नहीं हो सकते। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आर 2 डिफरेंट थिंग्स। इंडिपेंडेंट होने के लिए सिर्फ ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने के लिए जो ये इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है ये क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो उस केस में अगर ये भी नॉन जीरो है और ये भी नॉन जीरो है तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ओके, और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए इनमें से एक को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, ऐसा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118। If 2 fair dice are thrown, then what is the probability that the sum is neither 8 nor 9? 2 डाइस थ्रो किए हैं, ठीक है, डाइस थ्रो किए हैं 2, यानी टोटल हमारे पास 36 का सैंपल स्पेस हो गया। हमें बतानी है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो सम है वो ना 8 आए और ना 9 आए। 8 भी नहीं आना चाहिए और 9 भी नहीं आना चाहिए, मतलब इसका भी कॉम्प्लीमेंट और इसका भी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, नीदर 8 नोर 9, इसके यूनियन का क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो अब बता दो 8 कब कब आ सकता है, शुरू करते हैं। 1 के साथ किसी का पेयर बन सकता है कि 8 आ जाए, नहीं। 2 के साथ हाँ 6 बन सकता है, तो 2 6 हो जाएगा, 6 2 हो जाएगा। नेक्स्ट 3 के साथ हाँ 5 बन सकता है, 3 5 हो जाएगा, 5 3 बन जाएगा और 4 4 आ जाएगा। ये हमारे पास 5 केसेस आ गए जिनमें सम 8 आ रहा है। अब 9 का देख लेते हैं। 2 के साथ नहीं, 3 के साथ हमारे पास आ जाएगा 6 या फिर 6 3 हो सकता है। ठीक है, उसके बाद 4 के साथ 5 आ जाएगा और 5 4 आ जाएगा। तो हमारे पास ये 4 आ गए जिनमें सम 9 आ रहा है। तो मुझे क्या बताना था कि नीदर 8 नोर 9, इसका मतलब कि ये 9 बाहर करने पड़ेंगे 36 से, यानी कितने बच गए 27/36। तो ये आ जाएगा 3/4, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 111 अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड ऑर्डिनरी डेक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है, वेल शफल्ड ऑर्डिनरी डेक है, कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं, 52 कार्ड है, उसमें से आपको बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक एस बाहर निकले। तो एक डेक में कितने एस होते हैं, 4 होते हैं, एक स्पेड का, एक हार्ट का, एक क्लब का और एक डायमंड का। तो हमारे पास आगे 4 एस 4/52, यानी आपके पास 1/4 1/13, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 109, इसमें पूछा है इन एन एग्जामिनेशन 40% ऑफ द कैंडिडेट गोट सेकंड क्लास। 40% कैंडिडेट्स को सेकंड क्लास मिली है। व्हेन द डाटा रिप्रेजेंटेड बाय अ पाई चार्ट, जब इस डाटा को हम पाई चार्ट से रिप्रेजेंट करेंगे तो सेकंड क्लास के कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल बनेगा पाई चार्ट में वो कितनी डिग्री का बनेगा, हमें ये बताना है।
तो जो कैंडिडेट सेकंड क्लास स्कोर किए हैं वो कितने हैं, 40% है, यानी 100 में से 40 बच्चों की सेकंड क्लास है। ठीक है, तो सेम प्रोपोर्शन में जाना पड़ेगा आपको किसके, 360 डिग्री के। एक सर्कल में कितने डिग्रीज होते हैं, 360 डिग्रीज होते हैं, तो आपको 40/100 करना पड़ेगा 360 का। इक्वल प्रोपोर्शनेट लेना पड़ेगा इसके ही। तो हमारे पास आ जाएगा 144 डिग्री जो है वो रिप्रेजेंट करेगा 40% को, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 114। इसमें बोला कि फॉर गिवन स्टैटिस्टिकल डाटा द ग्राफ फॉर लेस देन ओगिव एंड मोर देन ओगिव। ये कैसे बनाते हैं, जैसे कि आपको कोई डाटा दे दिया है, उसमें साथ में ग्रुप मतलब डाटा दिया है और उस यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिख कर दे दी है। फिर हम क्या करते हैं, जैसे हमें दिया 10 to 15 दो बच्चे हैं, 15 से लेकर 20 के बीच में 4 बच्चे हैं, फिर हमारे पास 20 से 25 के बीच में 6 बच्चे, ऐसे करके दे दिया। अब हमें अगर लेस देन ओगिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे, लेस देन 15 कितने हैं, लेस देन 20 कितने हैं, लेस देन 25 कितने। अब लेस देन 15 कितने हैं, 2 हैं। लेस देन 20 कितने हैं, ये भी है और ये भी है, 6 हैं। लेस देन 25 कितने हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, यानी 6 4 10 तो 12 है। तो ऐसे करके ये जब आप प्लॉट करोगे तो आपका लेस देन ओगिव बनेगा। अब मोर देन में बात कर लेते हैं, मोर देन 10 कितनों के हैं, तो ये आगे वाले जितने उन सबका ऐड करके लिखेंगे आप। मोर देन 15 कितनों के हैं, तो जो भी टोटल था, मान लीजिए टी टोटल था, तो t-2 हो जाएगा, क्योंकि 2 तो छोटे थे ना 15 से। फिर आप लिखोगे मोर देन 20 कितने हैं, तो ये हो जाएगा t-6 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आपका इसको जब आप प्लॉट करोगे तो आपका मोर देन ओगिव बनेगा। हमें ये पूछ रहा है कि जिस पॉइंट पर ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट करेंगे, जो लेस देन ओगिव होगा वो कुछ आपका ऐसा दिखेगा, और जो मोर देन ओगिव होगा वो आपका कुछ ऐसा दिखेगा। जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे पी पॉइंट पर, उसका जो एब्सीसा है, मतलब यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो क्या रिप्रेजेंट कर रही होगी, वो आपका मीडियन रिप्रेजेंट करती है। क्या रिप्रेजेंट करती है, मीडियन रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105। ये कह रहा है कि द मीन वेट ऑफ 150 स्टूडेंट्स इन अ सर्टेन क्लास इज 60 kgs। एक क्लास में 150 बच्चे हैं जिनका मीन वेट हमारा एवरेज क्या आ रहा है, 60 kg आ रहा है। बॉयज का जो मीन वेट है वो 70 kg। मान लीजिए हमारी क्लास में भाई एक्स नंबर ऑफ बॉयज हैं, तो ये हो जाएगा बॉयज का वेट, प्लस गर्ल्स का वेट कितना हो जाएगा, 55 इंटू वाई। मान लीजिए वाई गर्ल्स हैं, बाई एक्स प्लस वाई किसके बराबर हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट किसके बराबर हो जाएगा, 60 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास आ गया कि 70x प्लस 55y किसके बराबर है, 60x प्लस 60y के बराबर है। तो यहाँ से रिलेशन आ जाएगा कि 10x जो है वो 5y के बराबर है, यानी 2x जो है वो y के बराबर है। यहाँ से हमारे पास आ गया कि भाई, और यहाँ पर क्या था, टोटल 150 बच्चे हैं, मतलब x प्लस वाई 150 है। अब y की जगह 2x रख दो, यानी 3x किसके बराबर है, 150। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 50। x की वैल्यू कितनी आ गई, 50। बॉयज थे ना 50, मतलब बॉयज रिप्रेजेंट कर रहे थे, नंबर ऑफ बॉयज आर रिप्रेजेंटेड बाय एक्स। सो हमें पूछा क्या था, नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास, तो कितना आ गया, 50। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर गर्ल्स पूछा होता तो कितनी हो जाती, यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, 100 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104। ये पूछ रहा है कि क्वेश्चन इज गिवन टू 3 स्टूडेंट। एक क्वेश्चन दिया गया 3 बच्चों को, ए बी सी, हुज चांसेस ऑफ सॉल्विंग इट आर, ए के सॉल्व करने के चांसेस हैं 1/2, बी के सॉल्व करने के चांसेस हैं 1/3 और सी के सॉल्व करने के चांसेस हैं 1/4। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड। क्या प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब तीनों बच्चों में से कोई भी सॉल्व करे, सॉल्व तो हो जाएगा, है ना। चाहे ए सॉल्व कर दे, बी और सी ना कर पाए, चाहे ए और बी दोनों कर ले, सी सॉल्व ना कर पाए, ठीक है, चाहे एक भी बच्चा सॉल्व कर दे, मतलब फिर भी माना तो यही जाएगा ना कि तीनों बच्चों ने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, राइट। और हमें बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि बच्चों ने सॉल्व कर दिया। अगर हम सही सही सीधा सीधा जाने लगे तो हमें यह भी निकालना पड़ेगा कि इनमें से सिर्फ एक सॉल्व कर पाया, बाकी दो नहीं कर पाए। फिर हमें निकालना पड़ेगा कि इनमें से दो सॉल्व कर पाए, तीसरा नहीं कर पाया। फिर हमें निकालना पड़ेगा कि तीनों सॉल्व कर पाए, ये सब निकालना पड़ेगा। ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो क्या करेंगे, उल्टा चलेंगे, थोड़ा उल्टा सोचते हैं। हम क्या करेंगे, हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया, कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया, ए भी नहीं कर पाया, बी भी नहीं कर पाया, सी भी नहीं कर पाया, यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, इसका भी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा और इसका भी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये आ गई हमारे पास 1/4। कितनी आ गई, 1/4। तो 1/4 आ गई प्रोबेबिलिटी कि इनमें से एक भी सॉल्व नहीं कर पाया। हमें निकालनी है कि क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि नहीं। ये बता दो मुझे, क्या प्रोबेबिलिटी कि क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा। अब क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा चाहे उसमें से एक भी कर दे, तो मतलब इसका क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तभी नहीं सॉल्व हुआ माना जाएगा ना, कि तीनों में से कोई भी नहीं कर पाया, अगर एक ने भी कर दिया तो सॉल्व हुआ माना जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन जो है वो किसके बराबर आ जाएगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सॉल्विंग क्वेश्चन, ठीक है। और नॉट सॉल्विंग क्वेश्चन में कौन सा केस है, सिर्फ एक केस है कि तीनों में से कोई भी नहीं कर पाया। तो 1 माइनस 1/4 यानी 3/4 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107। इसमें बोला है कि पॉइंट इज चॉजन एट रैंडम इनसाइड अ सर्कल। सर्कल के अंदर एक पॉइंट चूज करना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पॉइंट इज क्लोजर टू द सेंटर ऑफ द सर्कल देन टू इट्स रेडियस। ये सर्कल है, ठीक है, और यहाँ पर सेंटर है। अब कोई भी पॉइंट मैं चूज करूं, वो सेंटर से और बाउंड्री इनमें से किसके नजदीक है, ये कैसे डिसाइड करोगे, डिस्टेंस से डिसाइड करोगे। अगर सेंटर के नजदीक हुआ, सेंटर से जो डिस्टेंस है वो कम हुआ,
तो वो सेंटर के नजदीक चला जाएगा, और बाउंड्री के डिस्टेंस कम हुआ तो बाउंड्री के नजदीक चला जाएगा। तो एग्जैक्टली क्या करते हैं, हाफ रेडियस का सर्कल बना लेते हैं अंदर, एग्जैक्टली हाफ रेडियस का, यानी कि कंसेंट्रिक सर्कल, इसकी रेडियस जो है वो r/2 है और ये पूरी रेडियस r। ओके, नाउ अगर पॉइंट यहां हुआ तो वो बाउंड्री के नजदीक होगा, और अगर पॉइंट इस सर्कल के अंदर हुआ तो वो सेंटर के नजदीक होगा। ठीक बात है, क्योंकि उसका डिस्टेंस जो है वो सेंटर से कम होगा। क्लियर है यहां तक? बिल्कुल। हमें बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो पॉइंट हम भी चूज करें वो बाउंड्री के नजदीक, सॉरी सेंटर के क्लोज हो, बाउंड्री के बजाय सेंटर के क्लोज होना चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर जितने भी पॉइंट हैं वो सारे किसके क्लोज है, सेंटर के क्लोज है। तो इस एरिया निकाल लो, ये एरिया कितना आ जाएगा, पाए r/2 का होल स्क्वायर। और टोटल कितना एरिया था, कैसे निकालते हो तुम प्रोबेबिलिटी, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स, राइट। तो ये हमारे फेवरेबल आउटकम है, टोटल पॉसिबल आउटकम ये था। तो कर दो, क्या आ गया आपके पास, r²/4, r², ये 1/4 आ गया। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ आया? ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल। तब तक के लिए ध्यान रखिए, खुश रहिए, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। गुड बाय, टेक केयर।